अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। तो मेरे दोस्त, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल की बातें चल रही थी हमारी क्लासों में। एक बार पहले थोड़ी सी हम रिवीजन लगा लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आज मूव ऑन करते हैं। तो सारे देखना जरा। तो देखो मेरे दोस्त, हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख रहे थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो सर ने देखो क्या क्या बताया था अब तक, एक बार थोड़ी सी रिवीजन लगा ले। तो मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, कोई भी कंपनियां कौन कौन सी सर? तो कंपनियां देखो, रिलायंस और कौन सी होती है, एलजी, और कौन सी होती है, सैमसंग, और कौन सी कंपनी आप यूज करते हो, नाइकी, और सारे बताओ। और कौन सी कंपनी, एमआई, और कौन सी कंपनी बताओ, जल्दी बताओ, टाटा, और मारुति। ये बस बहुत हो गई। ये कुछ कंपनियां हैं बच्चे, ये वो कंपनियां हैं जो कि आपकी जुबानों पे रहती हैं। आपको अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो आपकी नजरों में ये कंपनियां जरूर आती हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो एलजी देखना पड़ता है, एलजी का फ्रिज बहुत बढ़िया है। कोई अगर वहां जाते हैं कोई फोन लेने तो सैमसंग, एप्पल, एमआई, ये ब्रांड है मेरे बच्चे, ब्रांड। हर बंदा ब्रांड की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रांड में आपको एक ब्रांड की तरफ जाते तो आपको एक सिक्योरिटी लेवल लगता है कि हाँ, हमारा पैसा यहाँ पे खराब नहीं होगा, ये ट्रस्टवर्दी हैं, यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं, ये चीज देंगे तो ट्रस्टवर्दी चीज देंगे, इसलिए ब्रांड की तरफ जाता है बंदा। तो क्या इन ब्रांडों की वजह से ये रिलायंस, एलजी, सैमसंग क्या नाम से नहीं चल रही? क्या इनका नाम सुन के नहीं जा रहे क्या आप? हाँ भाई हाँ। तो क्या ये अपने नाम से प्रॉफिट कमाती है? ये अपने नाम से प्रॉफिट कमाती है। तो इसे नाम जो है, इस नाम की जो ब्रांड वैल्यू है, यही तो गुडविल है, यही तो गुडविल है। तो गुडविल का मतलब हमने देख लिया था, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वर्थ है, नेम वर्थ, वो गुडविल होती है। अच्छा, तो देखो, अगर कोई भी पर्सन आज रिलायंस खरीदना चाहता है तो इसका मतलब क्या होता है? रिलायंस खरीदना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो होता है कि जो भी रिलायंस फ्यूचर में कमाएगी वो इस बंदे का हो जाएगा। रिलायंस खरीद लेना, इसका मतलब तो यही है ना। कंपनी खरीद लेने का क्या मतलब? जो रिलायंस फ्यूचर में कमाएगी वो सारा इसका होगा। अच्छा, आओ जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करें। अभी रिलायंस किस बंदे की कंपनी है? क्या कोई बंदा नाम बताना चाहेगा? हाँ, सबने सही बताया बच्चा, वो बता रहा है मुकेश अंबानी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, मुकेश अंबानी है, उसमें उसकी वाइफ नीता अंबानी भी शेयर होल्डर है, और भी बड़े सारे लोग शेयर होल्डर हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मेरे बच्चे, रिलायंस खरीद लेना, इसका मतलब पता है क्या होता है? रिलायंस के फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे, अब सारे किसके? मेरे। आज रिलायंस मैंने खरीद ली, इसका मतलब क्या? रिलायंस के जो फ्यूचर प्रॉफिट होंगे वो सारे किसके? मेरे। तो कोई बंदा आज अंबानी अपनी रिलायंस क्यों बेचेगा? मैंने ये तो बता दिया कि खरीदने पे बेनिफिट होता है फ्यूचर प्रॉफिट का, लेकिन आज अंबानी अपनी रिलायंस क्यों बेचेगा किसी को? तो अंबानी पता है क्या कहता है? अंबानी कहता है, देखो ध्यान से सुनो, अंबानी कहता है, देखो ये 2020 चल रहा है, आगे 2021 भी आएगा, फिर 2022 भी आएगा, और 2023 तो आएगा ही आएगा। तो ये जो साल में सारा प्रॉफिट होगा, अंबानी की बात सुनना, अंबानी क्या कह रहा है। देखते हैं तुम अपने बिजनेस के दिमाग कितने दौड़ाते हो। अंबानी क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। कहता है, अगर आज मैं अपनी रिलायंस तुझे दे दूं, सोचो, इमेजिन करो, फील लो, रिलायंस तुम्हारी हो गई। आंखें बंद करो और बेटा फील लो, रिलायंस तुम्हारी। मैं अंबानी हूं, अंबानी हालांकि हूं नहीं, हूं ऐसी, लेकिन अंबानी मान लो। 2020 से 2021 मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉफिट है ये। 2020 से 2021 का मैं प्रॉफिट कमाता, इस साल का भी प्रॉफिट मैं कमाता,
तीसरे साल का प्रॉफिट भी मैं कमाता। लेकिन अगर मैं आज तुम्हें रिलायंस दे दूं, तुम्हारे को बेच दूं, तो क्या ये वाला प्रॉफिट जो मैं कमाता वो तुम कमाओगे? अब जो मैं कमाता वो तुम कमाओगे। अब तो बात समझ रहे हो मेरे बच्चे आप? जो प्रॉफिट मैं कमाता, ये प्रॉफिट मैं कमाता, ये प्रॉफिट मैं कमाता, तो हमने क्या किया था? हमने प्रॉफिट निकाला था, एक प्रॉफिट निकाला था, वो कितने साल तक हम कमाएंगे, फ्यूचर में कितने साल तक हम कमाएंगे। तो देखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमने रिलायंस को, पता है अंबानी क्या कहेगा? 3 साल का प्रॉफिट जो तुम कमाओगे मुझे आज ही उसके पैसे दे दो। तो हम पता है क्या करते थे? प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हम अंबानी से प्रॉफिट खरीद लेते थे। देखो, प्रॉफिट कितने साल का खरीद लिया? 1, 2, 3, और ये सारे पैसे गुडविल कहलाते थे। ये सारे पैसे गुडविल कहलाते थे। यही तो गुडविल का फॉर्मूला सर ने बताया था, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर ये तो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, हम इसको आज एंटीसिपेट कैसे कर सकते हैं? ये तो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, अंबानी इसको आज एंटीसिपेट कैसे कर सकता है? अंबानी को गुडविल की वैल्यू आज चाहिए, लेकिन उसको चाहिए जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे। और क्योंकि वो अंबानी क्या कह रहा है? फ्यूचर के प्रॉफिट आपके हो जाएंगे। तो फ्यूचर में प्रॉफिट कितने होंगे, ये हम कैसे निकालते हैं? ये मेरे बच्चे सर ने बताया था लास्ट क्लास में। ये हम पिछले कुछ सालों का एवरेज निकालते हैं। ओ, एवरेज ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स। पिछले साल उसने कितना कमाया, इसके बेस पे उसे हम आज पैसे दे देते हैं। जैसे कि ईयर 2006 में उसने कितना कमाया, ईयर 2007 में उसने कितना कमाया, 8 में कितना कमाया। ये तीनों सालों के प्रॉफिट को हम जोड़ लेते थे। याद करो, तीनों सालों के प्रॉफिट को हम जोड़ लेते थे और इसको डिवाइड कर देते थे 3 से। ये एवरेज निकाल लिया। हम सोचते थे यही फ्यूचर में कमाएंगे, तो ये जो प्रॉफिट आया, कितने साल तक हम कमाएंगे, उतने पैसे उसको दे देते थे। मतलब उतने साल का प्रॉफिट हमने खरीद लिया, गुडविल के पैसे उसको दे देते थे। क्या हमने यही पढ़ा था लास्ट कुछ क्लासों में? बड़े सारे क्वेश्चन भी कर रहे थे। हाँ, अब मेरी बात समझो, ये हमने लास्ट क्लास का पढ़ा था, मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया एक बार। तो मेरे दोस्त, हम आपके साथ आज एक न्यू चर्चा करेंगे, ठीक है? चर्चा क्या है मेरे दोस्त, समझना। अगर ये जो कुछ साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं पिछले पास्ट ईयर के, ठीक है, ये कहाँ गए, ये जो पास्ट के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ये प्रॉफिट मानो करेक्ट नहीं है। ओ, इन प्रॉफिट में झोल है, प्रॉफिट करेक्ट नहीं है। जब ये पिछले साल के जो प्रॉफिट हैं वो करेक्ट नहीं है, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट गलत नहीं आएगा। अगर मेरे बच्चे इन प्रॉफिट्स में झोल है, तो क्या जो एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं, जो हम सोचते हैं फ्यूचर में कमाएंगे, वो गलत नहीं आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। और अगर वो गलत आया तो हमारी क्या, ये यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यही गलत आया, तो क्या गुडविल गलत नहीं आएगी? बिल्कुल, एवरेज प्रॉफिट ही गलत आया तो गुडविल भी गलत आएगी। बात क्लियर हो रही है? तो पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट अगर गलत हैं तो गुडविल गलत आएगी। हमें क्वेश्चन में कभी कभार पिछले प्रॉफिट को गलत दे रखा होता है। अच्छा सर, हम उन प्रॉफिट को सही बनाएंगे पहले, और सही बना के फिर एवरेज निकालेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमें करना क्या है? प्रॉफिट को सही करना है पहले। सही कैसे करेंगे सर? देखो, सारे मेरे साथ देखेंगे सही कैसे करेंगे। हमारा टॉपिक लिखो। टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ, अरे भाई मेरे, टॉपिक लिखो कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट, सारे समझेंगे मेरे साथ और फिर नोटिंग करेंगे, ठीक है। देखो सपोज आपको 3 साल के एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं क्वेश्चन ने, ठीक है, 3 साल के 2017 के दे रखे हैं, 2018 का दे रखा है, 2019 का दे रखा है। आप एवरेज कैसे निकालोगे? आप इन तीनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 3 कर दोगे। लेकिन अगर मैं कहूं ये गलत है तो फिर क्या करोगे? तो पहले आपको इन प्रॉफिट्स को सही करना पड़ेगा। देखो जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, आप लिख डालो उसको। आपको जो भी प्रॉफिट गिवन है 2017 का, 18 का, 19 का, आप उसको लिख डालो। इस प्रॉफिट के अंदर मेरे बच्चे हम लोग कुछ ऐड या लेस करेंगे। देखना सारे ऐड करेंगे मेरे बच्चे। आपने शिकंजी पी है कभी? शिकंजी, शिकंजी किसी ने नाम सुना हो? शिकंजी होती है मेरे बच्चे नींबू पानी विद चीनी। पानी में नींबू डाला जाता है और चीनी डाली जाती है, मिलाया जाता है तो शिकंजी बन जाती है। अगर मैं कहूं शिकंजी में चीनी ज्यादा डल गई और नींबू कम रहा, चीनी ज्यादा डल गई नींबू कम रहा, तो क्या वो करेक्ट स्वाद आएगा उसका? क्या पीने में मजे आएंगे? नहीं बाबा नहीं, मीठी मीठी लगेगी, मजे ही नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे? वो गिलास में से चीनी निकाल देंगे और नींबू डाल देंगे। तो ऐसे ही ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो मेरे बच्चे आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, कहां गया कर्सर? ये प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ये गलत होगा। इसमें कुछ चीजें ऐड कर देंगे, नींबू निचोड़ देंगे और कुछ गलत चीजें हैं वो निकाल देंगे। तो ऐड या लेस करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा क्या ऐड या लेस करना, मेरी बात सुनना। इसमें हम ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस। सर ये क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या होता है? देखना मेरे बच्चे, मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे मेरी बात। देखो 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 मानो 2017 में 2017 का प्रॉफिट आपको गिवन है। 2017 में क्या हुआ? देखो 2017 में रिलायंस के यहां चोरी हुई, लॉस बाय थेफ्ट। रिलायंस के यहां चोरी हुई, माल चोरी हो गया था। जब माल चोरी हुआ होगा तो क्या रिलायंस ने इसको अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डाला होगा? सारे बच्चे बताओ, रिलायंस ने इसे अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डाला होगा? टू लॉस बाय थेफ्ट, सारे बोलो ना, डाला होगा कि नहीं डाला होगा? बिल्कुल डाला होगा, लॉस बाय थेफ्ट। क्या रिलायंस ने डाला होगा? अगर मान लो माल में आग लग गई, माल जल गया था, लॉस बाय फायर, क्या रिलायंस ने इसे अपने पीएनएल में डाला होगा? टू लॉस बाय फायर। हाँ सर हाँ, बिल्कुल डाला होगा। ये जो रिलायंस ने 2017 में ये खर्चे पीएनएल अकाउंट में डाली, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इसकी वजह से क्या रिलायंस का प्रॉफिट कम नहीं हो गया होगा? लॉस बाय थेफ्ट का खर्चा डालने से, लॉस बाय प्रॉफिट का फायर का खर्चा डालने से प्रॉफिट कम नहीं हो गया होगा? बिल्कुल कम हो गया होगा। ये क्या है? ये खर्चे हैं और ये पीएनएल की डेबिट साइड है। कोई भी खर्चे पीएल की डेबिट साइड आते हैं उससे प्रॉफिट कम होता है। आपने पीएनएल में कोई भी खर्चे डाले तो आपका नेट प्रॉफिट कम आया होगा ना मेरे बच्चे, नेट प्रॉफिट कम आया होगा। अब मुझे आप ये वाली बात बताओ, क्या ये चोरियां हर साल होती हैं? क्या ये चोरियां, माल जल जाना हर साल होता है? नहीं, ये तो कभी कभार साल, 10 साल, 15 साल में एक बार हो गया। ये हर साल नहीं होता मेरे बच्चे। तो आपको पता है कुछ ऐसे खर्चे जो कि पिछले कुछ सालों में हमने डेबिट करे थे, लेकिन वो ऐसे खर्चे हैं जो कि फ्यूचर में नहीं होंगे। क्या लॉस बाय थेफ्ट फ्यूचर में भी होगा? जरूरी है फ्यूचर में होगा? नहीं। क्या आपकी दुकान में एक बार आग लगी कि हर साल आग लगती रहेगी? नहीं। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो एबनॉर्मल हैं, ये हर साल नहीं होते। तो क्या ये फ्यूचर में भी होंगे? द आंसर इज नॉट, फ्यूचर में नहीं होंगे। तो हम पता है क्या करते हैं, हम ऐसे लॉसेस को जो कि पहले खर्चे माने गए थे लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगे,
फ्यूचर में उम्मीद नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये कभी कभार होते हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि एबनॉर्मल लॉसेस के सर ने एग्जांपल बताया अभी, लॉस बाय फायर। ओ अगर मान लो 2017 में लॉस बाय फायर का एक खर्चा डेबिट था, क्या फ्यूचर में भी होगा क्या मेरे बच्चे? नहीं। हम लोग ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये रिलायंस हमसे ले रहा है। रिलायंस पता है क्या कह रहा है? जो फ्यूचर में आप प्रॉफिट कमाओगे उसका पैसा मुझे आज दे दो। तो हम लोग फ्यूचर में ये जो कुछ प्रॉफिट्स हैं ये कमाएंगे, क्योंकि ये पास्ट में कमाए गए तो फ्यूचर में भी कमाएंगे। इस पास्ट के प्रॉफिट में ये माइनस था, लॉस बाय फायर, क्या फ्यूचर में भी माइनस होगा? नहीं, फ्यूचर में ये खर्चा माइनस नहीं होगा, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे, लॉस बाय फायर को ऐड कर देंगे। अच्छा, और भी देखो, लॉस बाय थेफ्ट का होगा तो इसको भी हम मेरे बच्चे ऐड बैक कर देंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई ऐसे खर्चे जो कि नॉर्मली बिजनेस में नहीं होते, एबनॉर्मल हैं, ऐसे खर्चों को हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, मेरी बात और सुनना, ये जो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, जरूरी नहीं है ये हर साल आपको दे रखे हो सकता है वो कहेगा 2017 में हुआ था ये, तो 2017 का जो प्रॉफिट है, ये देखो 2017 का जो प्रॉफिट है, इसी में हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? अच्छा, और सुनो, और भी क्या क्या चीजें आती हैं, सुनना मेरी बात, और भी क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि ऐड कर दो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको भी मेरे बच्चे हम ऐड कर देते हैं। क्या कह रहे हो सर? देखो मेरी बात समझना ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से मेरे बच्चे मेरी बात समझेंगे। मेरे बच्चे, आपने 11वीं में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है आपने। क्या सारे बच्चों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था? बोलो हाँ, सीखा था। ये हमारी मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे कैसे बनता था? यहां आता था मेरे बच्चे ओपनिंग स्टॉक, हाँ सर याद आया, यहां आता था टू परचेजेस, यहां आती थी सेल्स, यहां आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहां आता था हमारा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है बच्चे वो शक्ल ट्रेडिंग अकाउंट की? याद आ रही है? हाँ याद आ रही है। अच्छा, मैं अगर कहूं, अच्छा ये दोनों साइडें मैच होती थी, ये कुछ याद है? सपोजिंगली दोनों साइडों का टोटल है 10,000, मान लो दोनों साइडों का टोटल है 10,000। मैं आपसे कहूं कि ओपनिंग स्टॉक जो था, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, ओवर वैल्यूड हो गया था। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, ये ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, इसका मतलब उस साल ग्रॉस प्रॉफिट कम निकला होगा। भाई अगर ये दोनों साइडों का टोटल 10,000 है, ओपनिंग स्टॉक 4,000 का था, लेकिन गलती से 6,000 रिकॉर्ड कर दिया, परचेज तो 2,000 की थी, तो प्रॉफिट कितना आया होगा? 2,000। 6,000 2,000, क्योंकि 10,000 टोटल है तो ये 2,000 आया होगा, लेकिन असल में ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 4,000 का। अगर 4,000 लिखते हम इसको तो पता है जीपी कितना आता? जीपी आता 4,000, लेकिन क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया हमने, इसलिए जीपी कम हो गया था। तो क्या ओपनिंग स्टॉक को अगर ओवर वैल्यू करो तो जीपी कम नहीं आता? बिल्कुल, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से मेरे बच्चे जीपी कम हो जाता है। ये देखो, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करा ना तो आपका जीपी कम हो जाता है, और अगर आपका जीपी कम हो गया तो आपका नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो कहते हैं 2017 में आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया था, मतलब 2017 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो कम दे रखा है। ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया था इसलिए प्रॉफिट कम हो गया। तो अगर क्वेश्चन में लिख रखा है ओपनिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू किया था, तो अब हम वो ऐड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रॉफिट होगा हमको।
पास्ट में भाई साहब उस अकाउंटेंट की गलती थी, उसने ओवर वैल्यू कर दिया, प्रॉफिट कम निकाला था। लेकिन जब हम उससे गुडविल के पैसे देंगे तो रिलायंस कहती है करेक्ट प्रॉफिट के मुझे पैसे चाहिए। यहां पे पिछले साल ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया था तो वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं था। ओपनिंग स्टॉक को आप क्या करो, ऐड कर दो, जो ओवर वैल्यू किया था उसको ऐड कर दो। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, देखो सारे, देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ होगी तो उसको हम ऐड कर देंगे मेरे बच्चे, ठीक। अच्छा, और क्या चीजें ऐड करेंगे सारे बच्चे, देखो और क्या चीजें ऐड करेंगे। तो मेरे बच्चे हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको भी हम ऐड कर देंगे। सर इसको क्यों करेंगे, देखो जरा इसको क्यों करेंगे, देखो मेरी बात, मुझे बात बताओ, जो ऑफिस में आपके एसेट्स होते हैं, एसेट जाने, एसेट्स कैसे कैसे होते हैं, एसेट्स माने आपके फर्नीचर, मशीनरी, क्या आप इनको रेगुलरली बेचते रहते हो? क्या ऑफिस में जो एसी होता है क्या वो रेगुलरली बिकता रहता है? ना बाबा ना, ये कौन बेचता है? एक बार एसी लग गया तो लग गया, 5-6 साल तक तो लगा रहेगा। एक बार ऑफिस में सोफे आ गए, क्या हर बार सोफे बेचते रहेंगे? क्या हर साल सोफे बेचेंगे? नहीं। क्या एक बार कोई फर्नीचर लगाया, पंखे देख लो, तुम्हारे घर में कितने टाइम से पंखे लगे, क्या पंखे बदलते हैं अपने घर के? नहीं। तो ऐसी ऑफिस में होता है, जो ऑफिस की टेबल है, ऑफिस के एसेट्स हैं, इनको क्या हम रेगुलरली बेचते रहते हैं? ना बाबा ना, इनको कोई बेचने के आइटम होते हैं। हम अपने स्टॉक बेचेंगे कि इन सबको बेचेंगे? ये सब नहीं बेचते। लेकिन जब भी बेचते हैं तो मान लो कभी भी लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया हमें सेल पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो याद करो 11वीं में आपने इस लॉस को पता है P&L अकाउंट में डेबिट किया था, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इस लॉस को आपने मेरे बच्चे डेबिट किया था, याद आया आपको? ये लॉस क्या फ्यूचर में भी होगा? ये लॉस क्या फ्यूचर में भी होगा? तो आंसर है नहीं। तो जब आपको ये लॉस फ्यूचर में होगा ही नहीं, तो आप तो रिलायंस को फ्यूचर के प्रॉफिट के पैसे दे रहे हो ना। वो फ्यूचर के प्रॉफिट निकालते कैसे हो? पास्ट के बेसिस पे। तो हम कहते हैं पास्ट में देखो ये लॉस हुआ था, लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा ये लॉस। तो पास्ट में क्योंकि माइनस था, फ्यूचर में तो माइनस होगा नहीं, तो इसको ऐड कर देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं मेरे बच्चे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किसी भी साल अगर लॉस हुआ होगा फिक्स एसेट की सेल पे, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको मेरे बच्चे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट समझाते जा रहा हूं, आप लिखते जाओ। उसके बाद मैं कोई चीज समझाऊंगा तो रुक जाना, फिर लिख लेना, ठीक है। अच्छा, और क्या चीजें सर ऐड होती हैं? तो और भी मेरे बच्चे देखो, इसको दूसरे पेन से लिखें क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दूसरे पेन से लिख रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे बच्चे। ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, इसको भी ऐड कर दिया जाता है। सर ये क्या होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस? सर क्या होते हैं? मेरे बच्चे मेरी बात सुनना, देखो बिजनेस में ना कभी कभार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, इंडियन ऑयल कंपनी का नाम सुना है? इंडियन ऑयल, उसका पता है कोर्ट कचहरी में चक्कर चल रहा है। गवर्नमेंट, उसने एक अपना ऑयल का, इंडिया में अंडमान निकोबार में बहुत ऑयल है, उसने ऑयल ढूंढ लिया, कहीं समुद्र में ऑयल ढूंढ लिया। अब पता है इंडियन ऑयल क्या कह रहा है? वो ऑयल मेरा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है वो ऑयल इंडिया की धरती से निकला है, वो ऑयल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट झगड़ रही है कंपनी से कि वो ऑयल मेरा है, लेकिन इंडियन ऑयल क्या कह रही है? वो ऑयल मेरा है। इन दोनों की ना लड़ाई चल रही है कोर्ट में। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा किसका है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने लिया तो इंडिया लोगों का फायदा हो जाएगा, हमें पेट्रोल सस्ते में मिलेगा मेरे बच्चे, हम देश में ही पेट्रोल बना पाएंगे। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ लग गया तो पता है वो हमें महंगा बेचेगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे कोर्ट कचहरी के खर्चे हो जाते हैं। क्या लॉयर वॉयर को पैसे दे रही होगी इंडियन ऑयल? हाँ दे रही होगी। तो क्या ये जो खर्चे होते हैं ये क्या आम तौर पे दोबारा भी होते रहते हैं क्या?
ये आम तौर पे क्या दोबारा भी होते हैं? नहीं, ये एक बार हो गए भाई साहब। क्या हर साल चक्कर लगता रहेगा कोर्ट कचहरी का? नहीं नहीं। तो ऐसे अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है तो आपको पता है कहां गई हमारी? ऐसे कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अगर किसी भी साल में नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हुआ है तो उसको ऐड कर दो। हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट कहता है ये खर्चे उन साल में तो हुए लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि आप जो एवरेज निकाल रहे हो ना, ये आप एवरेज निकाल रहे हो फ्यूचर के प्रॉफिट कितने होंगे, तो ये वाले खर्चे फ्यूचर में तो नहीं होंगे, तो इनको ऐड कर दो, तभी फ्यूचर का करेक्ट प्रॉफिट आ पाएगा। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को भी हम क्या कर देंगे मेरे बच्चे? हम ऐड कर देंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया? कोर्ट का कुछ खर्चा, कोर्ट एक्सपेंसेस, या ठीक है, या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट के खर्चे होते हैं कुछ। वॉलेंटरी रिटायरमेंट, एम्प्लॉय रिटायर जब होता है ना तो उसको भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ये भी कभी कभार खर्चे होते हैं, तो उसके भी खर्चे ये भी हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अच्छा, और क्या क्या होगा? देखो, ऐड कर देते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एज, कहां गया? चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या मतलब होता है इसका मेरे बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपने कोई एसेट खरीदा, फिक्स एसेट खरीदने को कहते हैं कैपिटल खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आपने एक एसेट खरीदा, एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट टू कैश, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो एंट्री होगी ना मेरे बच्चे। और कोई खर्चा अगर आपने किया तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट टू कैश, एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ठीक है। अब ये खर्चा कहां जाता है? ये खर्चा जाता है P&L अकाउंट में। और एसेट कहां जाता है? एसेट जाता है बैलेंस शीट में। हालांकि एसेट का जो डेप्रिसिएशन होता है वो जाता है P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में। तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं ये जो खर्चे हैं, अगर आपने इस एसेट की वैल्यू को पूरा ही P&L में डेबिट कर दिया, ओ आपने पता है क्या किया? P&L अकाउंट में ना पूरा का पूरा एसेट डेबिट कर दिया। ओ माय गॉड, आपने कोई कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू खर्चा मान लिया, आपने पूरा का पूरा डेबिट कर दिया। क्या एसेट पूरा का पूरा डेबिट होता है P&L में? नहीं, केवल डेप्रिसिएशन ही तो डेबिट होता है उसका। आपने पूरा का पूरा ही डेबिट कर दिया भाई साहब, ये तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए था आपको। आपने पूरा का पूरा डेबिट कर दिया, तो पता है क्या होगा? आपका प्रॉफिट उस साल रिड्यूस हो गया होगा, मेरे बच्चे। तो आप पता है क्या करोगे? उस साल का प्रॉफिट ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने उस एसेट को, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसको रेवेन्यू मान लिया था, आपने उसको कर दिया। हालांकि केवल इसका डेप्रिसिएशन ही डेबिट होना चाहिए था। केवल क्या डेबिट होना चाहिए था? डेप्रिसिएशन ही डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने पूरे एसेट को ही डेबिट कर दिया। तो हम पता क्या करेंगे? इसको प्लस कर दें, क्योंकि ये खर्चा था ही नहीं, ये खर्चा कोई खर्चा था, ये तो आपने गलत खर्चा बुक किया था P&L के अंदर। अब आप इसको ऐड बैक कर दोगे। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या? अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है तो ये ऐड बैक हो जाएगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? सर आप सब कुछ ऐड किए जा रहे हो, कुछ लेस भी करवाओ। आओ हम लोग कुछ लेस भी करें। क्या क्या चीजें लेस हो जाती हैं, तो लेस भी देखो जरा। अब लेस कौन से पेन से लिखें? लेस लिखते हैं हरे से। चलो जी, ये देखो लेस हो जाती है। क्या क्या चीजें लेस हो जाती हैं, तो लेस के बारे में चर्चा करते हैं। लेस क्या क्या हो जाता है देखो। एबनॉर्मल गेन, मेरे बच्चे अभी ऊपर बताया था, अगर कोई गेन लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस, तो उसको ऐड कर देते हैं। ऐसी एबनॉर्मल गेन होता है तो उसको लेस कर देंगे। सर फिर से कोई एग्जांपल दो। देखो फिर से एग्जांपल ले लो। एग्जांपल की क्या कोई कमी है हमारी क्लासों में?
एग्जाम्पल तो भर भर के मिलते हैं यहाँ पे। फिर से लो एग्जाम्पल लो। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे जब तक नहीं थकेंगे तो मैं कहां से थक जाऊं। एग्जाम्पल लो, ये देखो मेरे बच्चे, ये देखो, आपको एसेट बेचने पे कुछ प्रॉफिट हो गया। मान लो आपने मशीनरी बेची, उसकी वैल्यू थी 20,000 की और बिकी 30,000 की, तो ये 10,000 का प्रॉफिट आपने कहां डाला होगा? ये प्रॉफिट कहां डाला होगा? ये प्रॉफिट डाला होगा P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो क्या ये जो प्रॉफिट आपने डाला है, ये प्रॉफिट आगे भी होगा क्या? ये उन सालों में प्रॉफिट तो डाल दिया, क्या ये आगे भी होगा? नहीं बाबा नहीं। क्या हर रोज मशीनरियां बेचते हैं क्या? हर रोज फिक्स एसेट बेचते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे प्रॉफिट जो फ्यूचर में नहीं होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखा? एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देंगे, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अरे देखना यहां पे क्या हो रहा है। हाँ अच्छा, और देखो और क्या क्या चीजें लेस करेंगे। देखो लेस ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। देखो यहां देखो जरा क्या कर रहा है कुत्ता, इसको सही करो, इसको जल्दी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी मेरे बच्चे हम क्या कर देते हैं? इसको भी हम लेस कर देते हैं। बात समझना मेरी। बच्चे प्यारे 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 बच्चे तेरे दिल्ली में क्या है, प्यारे प्यारे बच्चे तेरे दिल में क्या है। देखो मेरे बच्चे, देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त आपने पता है क्या किया? ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था मेरे बच्चे, आपने इसको ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा रिकॉर्ड किया, आपका जीपी बढ़ गया होगा। ये साइड बढ़ी तो ये जीपी बढ़ गया होगा, जीपी बढ़ा होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। क्या ये गलत तरीके से आपने नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ाया? क्या गलत तरीके से नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ाया? तो ये प्रॉफिट का बेनिफिट क्या फ्यूचर में भी मिलेगा? ना बाबा ना, गलत प्रॉफिट निकाल रखा भाई साहब उस अकाउंटेंट ने, उसको सही करो। तो अगर आपने ओवर वैल्यूएशन कर रखी है किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की, तो उसको भी हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अच्छा, इसको लिखूंगा, थर्ड पॉइंट को लिखूंगा बड़े ही अलग तरीके से, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में आता है। लेस क्या करेंगे? लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरे बच्चे ध्यान से समझना मेरी बात। मेरे बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ। सपोज करो कि ना अंबानी की रिलायंस कंपनी है, अंबानी की कंपनी है रिलायंस, ठीक। आप किसको खरीद रहे हो? रिलायंस कंपनी को खरीद रहे हो। आप रिलायंस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट खरीदना चाहते हो ना, तभी तो आप अंबानी को गुडविल के पैसे दोगे। मान लो बेटा, आज क्या मनवा रहा हूं, मेरे को भी शर्म आ रही है मनवाते मनवाते, पर मानो कि मैं अंबानी, हालांकि हूं नहीं, कहां अंबानी हूं मैं, अंबानी जैसा कहां हो सकता हूं, अंबानी हूं, मान लो बेटा अंबानी हूं मैं। तुम आज मेरी रिलायंस खरीदना चाहते हो, मैं रिलायंस का ओनर हूं, रिलायंस की ओनर वैसी फील आ रही है, मैं रिलायंस का ओनर हूं, तुम रिलायंस खरीदने आ रहे हो मेरे पास, कहते हो भाई साहब रिलायंस मुझे दे दो, बोलो ना रिलायंस मुझे दे दो, सर रिलायंस मुझे दे दो। बेटा रिलायंस तुम्हारी, लेकिन मुझे जो फ्यूचर के प्रॉफिट होने वाले थे उसके पैसे आज दे दो, फ्यूचर 4 साल के प्रॉफिट आज दे दो मुझे 50,000 रुपए। ये मैंने क्या निकाला मेरे बच्चे? मैंने एवरेज प्रॉफिट आपको बताया जो तुम 4 साल तक कमाओगे, 50,000 हर साल कमाओगे तो 2 लाख रुपए आज दे दो मुझे। लेकिन आप पता है क्या कमाओगे? रिलायंस कंपनी जब मेरी खरीद लोगे तो मेरी कंपनी के प्रॉफिट आपके हो जाएंगे। क्या मेरे पर्सनल प्रॉफिट भी आपके हो जाएंगे?
मेरी कंपनी जो कमाती थी वो आपके हो जाएंगे। सपोज, मेरी बात समझना, जैसे कि आज मुकेश अंबानी की एक एफडी है, ठीक है, उसने बैंक में आईसीआईसीआई बैंक में एक एफडी कर रखी है, एक बैंक में एफडी कर रखी है, ठीक है। अब आपको पता ही है एफडी के ऊपर पता है बैंक से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एफडी से क्या मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो इंटरेस्ट की इनकम होती है मेरे बच्चे, ये इंटरेस्ट की इनकम पता है अंबानी ने इंटरेस्ट की इनकम अपने पीएनएल अकाउंट में डलवा दी। इसको पता है क्या लिखवा दिया, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से इनकम आई, अंबानी ने इसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड डलवा दिया। क्या ये इनकम भी आप कमा पाओगे? सारे बोलो, ये अंबानी की इनकम थी कि रिलायंस कंपनी की इनकम थी? ये मेरे बच्चे अंबानी की इनकम थी। क्या ये आप कमा पाओगे? नहीं, आप तो रिलायंस के प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है प्रॉफिट में, तो इस प्रॉफिट को इसमें से इसको लेस करना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये नहीं कमाओगे आप, ये नहीं कमा पाओगे आप तो रिलायंस के प्रॉफिट कमाओगे। तो इसलिए इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड का मतलब होता है जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस। क्या अंबानी की वो भाई उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्या बात समझ रहे हो आप? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो। तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी अगर पीएनएल अकाउंट में है तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा, लेस नॉन रिकरिंग, वहां पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को हमने क्या किया था, ऐड किया था। यहां पे नॉन रिकरिंग इनकम को, नॉन रिकरिंग इनकम्स को हम लेस कर देंगे। सर नॉन रिकरिंग इनकम्स क्या होती हैं मेरे बच्चे? मान लो आपको, आपका स्टॉक जल गया था तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, आपने इस 1 लाख रुपए को अपने पीएनएल में डाल दिया। क्या ये हर साल मिलते रहेंगे 1 लाख रुपए? क्या ना बाबा ना, ऐसी इनकम्स को आप लेस कर दो क्योंकि ये आपको फ्यूचर में नहीं होंगी। ऐसी इनकम को लेस कर दो। नॉन रिकरिंग इनकम्स को, नॉन रिकरिंग के एग्जांपल दे दो। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, ठीक मेरे बच्चे। अच्छा, और क्या लेस करेंगे सर, और क्या लेस करेंगे सर बताओ और क्या लेस करेंगे? तो मेरे बच्चे हम इसके अंदर जरूरी चीज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कहाँ गया हमारा ये, अरे भाई कहाँ गया वो, ये रहा, इतना छोटा है दिख भी नहीं रहा। ये लेस कर दो पार्टनर की रेम्यूनरेशन। पार्टनर को जो चीज मिलनी थी अगर मिली नहीं है तो लेस कर दो पार्टनर की रेम्यूनरेशन, ठीक है मेरे बच्चे। ये चीजें थी मेरे दोस्त जो कि आपको ऐड या लेस करनी पड़ती है। मैंने आपको पूरी लिस्ट बना दी। हालांकि मैं बताऊं पेपर में 1 या 2 पॉइंट आएंगे, इनमें से 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इतनी लंबी लिस्ट है, आपको हर चीज बता दी, क्या ऐड हो सकता है क्या लेस हो सकता है, लेकिन पेपर में नहीं आएगी। पेपर ये नॉलेज के लिए है मेरे बच्चे, पेपर में 1 या 2 पॉइंट आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो सर ने आपको इतनी लंबी लिस्ट बनवा दी। आओ एक क्वेश्चन भी कर लें अब इसी के ऊपर, सारे बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है मेरे बच्चों को? लो देखो क्या लिखा है, मिस्टर हीरो परचेज्ड मिसेज हीरोइन बिजनेस। ओ, हीरो ने हीरोइन का बिजनेस खरीद लिया ऑन 1 अप्रैल 2019. It was agreed to value the goodwill at 3 years purchase of average normal profits of last 4 years. पिछले 4 साल के एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं। प्रॉफिट ऑफ हीरोइन बिजनेस आर एस फॉलोज: 90,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,20,000। ये 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं मेरे बच्चे आपको, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, इसके बाद कुछ डेटा दे दिया उन्होंने। कहते हैं फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10,000। कहते हैं 10,000 के गेन पे एसेट बिका। तो क्या मेरे दोस्त ये जो एसेट से गेन हुआ ये हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द आंसर इज नो, ये नहीं होना चाहिए।
ड्यूरिंग द ईयर 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट एंड 30,000 was written off as loss in profit or loss account. During the year ended 31st March 2018, the firm assets were not insured due to oversight, insurance premium being 10,000. ठीक. Calculate the value of goodwill. ठीक मेरे दोस्त, हमें गुडविल का अमाउंट निकालना है. चलो, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्यूशन. मेरे बच्चे हीरो ने हीरोइन का बिजनेस खरीद लिया, तो हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है. सारे बच्चे बताओ, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. बेटा आपको पता है इस एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोला जाता है. आपको पता है ये वाली बात? पता है 1 नंबर का थ्योरी में क्वेश्चन आ गया था कि इस एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चों को आता ही नहीं था. इसका नाम होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर में ये प्रॉफिट यही तो कौन कमाएगा. अब क्योंकि हीरो खरीद रहा है हीरोइन का बिजनेस, तो हीरोइन का जो प्रॉफिट होगा सारा कौन कमाएगा? हीरो कमाएगा. तो इसलिए इसको कहते हैं फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट हम आज ही एंटीसिपेट कर रहे हैं. इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ठीक मेरे बच्चे? अच्छा, और भी देखो, सारे दोस्त देखना मेरी बात. ये गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं. हमें क्या चाहिए? करेक्ट एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं प्रॉफिट्स के अंदर जो कि गलत हैं. तो हमें क्या चाहिए? करेक्ट एवरेज प्रॉफिट. अब करेक्ट एवरेज प्रॉफिट के लिए हम एक डब्बा बनाएंगे मेरे दोस्त. ठीक, यहां आप लिखो पर्टिकुलर्स. ठीक, कितने साल का एवरेज लेना है? 2017. कितने साल का दे रखा है क्वेश्चन में? 16, 17, 18, 19. ठीक है, तो ये 16, 17, 18, 19. पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं मेरे दोस्त. ठीक है, तो सारे बोलो सर ने पहले क्या बताया था. पहले वो प्रॉफिट लिख लो जो क्वेश्चन में गिवन है. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 90,000, 1,60,000. 90,000 जो गिवन है मैं लिखते जा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर रहा. मैं आपके साथ साथ चलूंगा. 1,80,000, 2,20,000. 1,80,000, 2,20,000. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा बच्चे. जो लिखा हुआ था बस वही लिख दिया. अब कुछ ऐड या लेस करना है. आओ अब ऐड या लेस करते हैं. देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिख रखा है. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहली बात कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2016, 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट की कुछ बात कर रहा है. कहता है एक एसेट था जो कि गेन पे सोल्ड हुआ था. 10,000 के गेन पे एक एसेट सोल्ड हुआ था मेरे बच्चे. क्या ये गेन फ्यूचर में भी होगा? ना बाबा ना. ये एसेट हम हर रोज थोड़ी ना बेचते हैं. तो अगर कुछ एबनॉर्मल गेन इंक्लूड होते हैं तो सर ने अभी बताया इसको हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं. लेस एबनॉर्मल गेन. मेरे बच्चे ये केवल 2016 में हुआ था, तो 2016 में ही ऐड करेंगे. कितना? 10,000. ठीक. अच्छा आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा. कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2017 एक मशीन डिस्ट्रॉयड हो गई एक एक्सीडेंट में, और 30,000 हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए. मशीनरी के नाम पे 3,000 रुपए पीएनएल में राइट ऑफ कर दिए. क्या ये 30,000 रुपए हर साल राइट ऑफ होंगे? नहीं. एक बार एक्सीडेंट हुआ था भाई साहब, एक बार. हो सकता है कि फूक गई हो मशीनरी, 30,000 रुपए का खर्चा डाल दिया हो पीएनएल में. क्या हर बार फूकती है? क्या आपके घर में कभी मोटर फूक गई एक बार, हर बार मोटर फूकेगी? ना. एक बार खर्चा हुआ, ये हर बार नहीं होता. जो हर बार नहीं होता वो एबनॉर्मल होता है. इसको हम क्या कर देंगे? इसको भी हम मेरे दोस्त हम ऐड कर देंगे. ठीक. ऐड एबनॉर्मल लॉस. कितना है?
30,000, 2017 का था ये, ठीक है, 30,000। अच्छा आगे देखो क्या कहते हैं, कहते हैं 2018 में द फर्म एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000। बात समझना मेरे दोस्त मेरी, आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, क्या बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है? क्या इंश्योरेंस बिजनेस में होता है? स्टॉक का इंश्योरेंस, हाँ स्टॉक का इंश्योरेंस होता है। तो स्टॉक का जो इंश्योरेंस होता है, ये खर्चा अलाउड है मेरे बच्चे, ये आप माइनस कर सकते हो, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, ये इंश्योरेंस का खर्चा अलाउड होता है। तो ये 10,000 आप माइनस कर सकते हो। उसने कहा कि आपने माइनस नहीं करा, इसको हम माइनस कर देंगे, 10,000 का खर्चा ये लेस हो जाएगा। कहाँ गया है? ड्रॉ, यहां पे लिख देते हैं लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना? 10,000। इसको लेस कर दिया हमने। जो लेस कर रहे हैं उसको ना ब्रैकेट में लिख लो। क्या मेरे दोस्त, अब आप करेक्ट मेरे को बता दोगे करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा? करेक्ट प्रॉफिट बता दोगे? देखो 90 में से 10 गए, कितने बचे? 80,000। ओ 1,60,000 में 30 जुड़ गए, कितने हो गए? 1,90,000। 1,80 में 10 माइनस हुए, 1,70,000। 70,000 और ये तो एज इट इज ही आएगा, 2,20,000। 2,20,000 ये कितना आएगा? 2,20,000। कहाँ गया? 2,20,000। क्या आप इन सब को प्लस करके अब एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। 80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, कितना आएगा मेरे बच्चे? आओ करें। 80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4, मेरे बच्चे ये आ रहा है 1,65,000। 1,65,000। अच्छा ये 1,65,000, ये देखो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये आ रहा है 1,65,000। और कितने साल के लिए गुडविल खरीदी गई है ये देखो, क्वेश्चन में देखते हैं कितने साल के लिए। तो क्वेश्चन ने देखो क्या बोला था मेरे बच्चे, क्वेश्चन ने बोला था गुडविल खरीदी गई है 3 ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल कितने साल की निकालनी है? 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो इनटू में अगर इसको हम 3 कर दें तो ये कितना आ जाएगा? इनटू में 3 कर दिया तो ये मेरे दोस्त आ गया 4,95,000। और आप अपनी स्क्रीन पे आंसर भी देख सकते हो। आंसर मेरे दोस्त देख लो आप कितना आ रहा है, 4,95,000 हमने निकाल दिया मेरे दोस्त करेक्ट आंसर। तो क्या आपको बात समझ आई मेरे बच्चे? हमने क्या किया, हमने पहले निकाले करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के बाद हमने गुडविल की वैल्यू निकाल दी। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने आज आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बना के आपको पूरी तरह समझा दिया। ठीक मेरे दोस्त।